बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए कोर्स कोड 8623 एलिमेंट्री एजुकेशन स्प्रिंग 2021 की सेकेंड असाइनमेंट लेके आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट हमारी वीडियो से इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस असाइनमेंट का, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिस्कस्ड एंड एलिसिटेड इट्स एजुकेटिव वैल्यू। क्या कहते हैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट अगर करें, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा कि जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसने तदरीस के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया, रेवोल्यूशन एकदम से ले आया। इसकी तालीमी अहमियत पर तबादला ख्याल करें, ठीक है, अपने वर्ड्स में, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो भी सबसे पहले जो मैंने हेडिंग लिखी है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, जिसको ICT भी बोलते हैं। उसके बारे में लिखा कि ये बेसिकली होती क्या है, एक ऐसा मोड है जिसमें हम लोग एजुकेशन में, एक ऐसा मोड है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसकी डिलीवरी में, उसकी सपोर्ट में और उसको इन्हेंस करने में हम इन दोनों चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करते हैं। यही मकसद होता है ना, मतलब टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में मर्ज करने का, ठीक है, कि हम लोग जो है ज़्यादा इजी अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकें। ये थोड़ी सी उसी की मैंने कहानी वहानी लिख दी है, आपके सामने देख लेना, पढ़ लें बल्कि। और दूसरा बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ बेसिकली होती क्या ICT की, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वाइट बोर्ड टू ऑनलाइन क्लासेस और इवन वर्चुअल क्लासेस, सबको हम लोग कंसिडर करते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में या फिर ICT को। देखो अब ये हम कहना कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो इसको शॉर्ट नेम दे दिया, दैट इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यार माजरत, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो अगर कहीं कहीं ये भी वर्ड मैंने यूज़ किया तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा वाई मेजर ICT इन एजुकेशन, भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो एक बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाता था, इशू था एक, वो क्वेश्चन ये था दैट हाउ कैन वी इंक्रीज द रीच ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, एक इशू था। सो ये ICT को यूज़ करते हुए एजुकेशन में हमें इसका भी आंसर मिल गया। और वो आंसर क्या है? जैसे मोबाइल लर्निंग होती है जो कि E-लर्निंग की फॉर्म होती है, उसके थ्रू क्या होता है, स्टूडेंट्स कहीं भी बैठ के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वैलिड इंफॉर्मेशन को जो उनके लिए पब्लिकली अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिनकी वजह से, थोड़ा मैं स्लो करूँ कि आपको नजर आए, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने ICT को एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पर्पस लिखा है इसका कि क्या है ICT का एजुकेशन में, तो उसका एक ही मेन पर्पस है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि हम लोग ये काम कर सके, और ये काम हो भी रहा है, ठीक हो गया। रोल क्या ICT का मॉडर्न क्लासरूम में, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। ऊपर तो पर्पस हो गया, हमने क्यों लाया वो भी हो गया। तो रोल क्या है इसका, ये क्या रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें एक रिपोर्ट की मैंने रिजल्ट लिखा है कि इतने % टीचर्स कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ICT मतलब टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके हमें ये रिजल्ट दे रहे हैं, DCT से, वो आप पढ़ लेना, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देन इम्पैक्ट और यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, आई थिंक यूजेस को हम लोग निकाल देते हैं, यूजेस इज नॉट अ वैलिड वर्ड, इम्पैक्ट ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है। अब यहाँ पे ये आगे सब हेडिंग आ जाती है इसकी। यहाँ पे कहा गया है कि एक्सपर्ट ये कहते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वैसे तो ICT को हम लोगों ने एजुकेशन में यूज़ किया तो हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट मिला, बट एक्सपर्ट्स की ये राय है कि ICT को एजुकेशन में यूज़ करते हुए 3 ऐसे की एरियाज हैं वेयर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, जहाँ पे और ज़्यादा मुस्बत असर देखने को मिले। वो 3 की एरियाज कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग, नाम पहले बता देती हूँ। सेकेंड है वर्चुअल क्लासरूम, और थर्ड है हमारे पास रियल टाइम फीडबैक। ये 3 वो की एरिया हैं जहाँ पे ICT को ने बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपना दिखाया है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है,
उसके बारे में मैंने जैसे कि सारा कुछ लिखा है। जैसे होता क्या है कि क्लासरूम में वन टीचर इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ, और अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए क्या होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे ऐप्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये भी तो स्टूडेंट की हेल्प हो रही है ना। अभी टीचर्स के साथ भी डिस्कशन करते हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो रही है। बल्कि अभी तो कोविड का टाइम है, यही चीज़ बड़ी कॉमन हो रही है। अगर ये ना होती तो वही बात है कि हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद होता। अभी क्या होता है, ऑनलाइन बच्चे बैठे होते हैं, टीचर से डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं, कोई इशू होता है तो उनको रिजॉल्व करवा रहे होते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग में वो कहानी आ जाती है। देन है वर्चुअल क्लासरूम। ऑफ कोर्स अब सबको पता होगा वर्चुअल क्लासरूम ऑनलाइन क्लासेस, उसको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। उसके बारे में मैंने थोड़ा बोल दिया। उसके बाद रियल टाइम फीडबैक भी आपको समझ आ गई होगी। जैसे टीचर्स का फीडबैक होता है, यूनिवर्सिटीज़ का फीडबैक होता है, वो स्टूडेंट को एक एक करके दे दिया जाता है ऑनलाइन ही, तो स्टूडेंट उसको सबमिट करके, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना उसमें भी, तो वो सबमिट करवा देते हैं। देन हमारे पास अच्छा एक चीज़ है कि आईसीटी को जब हम लोग एजुकेशन में यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पैक्टफुल हो, वो टीचिंग उसमें एरिया में भी टीचर्स के लिए भी होता है, ठीक है। अभी तक हम स्टूडेंट्स का डिस्कस कर रहे थे कि एरिया जिसमें ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है डिस्कस किया। अब टीचर में आ गए, टीचिंग डेवलपमेंट कैसे होती है, आईसीटी इम्पैक्ट ऑन टीचिंग डेवलपमेंट, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा। फिर मैंने बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। फिर मैंने उन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मैंने उन टेक्नोलॉजीज़ के नेम थोड़े सेंटर कर दिए। देन फर्दर सब हेडिंग आ गई। अब टीचिंग की बात करें तो टीचिंग की सब हेडिंग आ गई, एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर अप्लाइंग आईसीटी इन टीचिंग एजुकेशन, तो उसके बारे में मैंने लिखा। सॉरी स्लो करूँगी आपको नजर आए, ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकेंड वहाँ पर सब हेडिंग है, दैट इज रोल ऑफ आईसीटी इन टीचर एजुकेशन। अब आईसीटी का टीचर के एजुकेशन में क्या रोल है, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास आई थिंक वन मोर है, ओके दिस इज लास्ट, ठीक है। तो यहाँ तक एंड कर दिया, और उसके बाद मैंने अपना आंसर एंड किया ये कहते हुए कि एक रिपोर्ट बनी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एजुकेशन जापान में, और उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था कि वो लोग जो कि टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं करते उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट है उन लोगों का जो कि टेक्नोलॉजी अपनी एजुकेशन में यूज़ करते हैं। बाकी सब आपके सामने पढ़ लें। सो क्वेश्चन भी तो यही था ना, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है वो काफ़ी इनकलाब बर्पा करके इसकी तालीमी अहमियत पर तबादला ख्याल करे। सो टेक्नोलॉजी की जितनी भी अहमियत, जितनी भी इंपॉर्टेंस थी तालीमी मैदान में, उसी को डिस्कस करने थे, तो हमने वही किया। उसका पर्पज़ लिखा, हमने उसको क्यों यूज़ किया वो लिखा, होता क्या है वो लिखा, कौन कौन से की एरियाज़ में ये इफेक्टिव है वो लिखा, टीचिंग के डेवलपमेंट में ये कैसे इफेक्टिव है वो लिखा, ठीक है। तो अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जितना कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया आपको सारे का सारा देखो, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया, आई थिंक ये कंटेंट काफ़ी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अब समझ आ गई होगी। अब आप इंशाल्लाह इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज एंड the help a teacher can provide to the students falling in this category। तो यहाँ पे पहले तो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी जो भी स्टूडेंट्स में, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, तो वो लिखनी है। उसके बाद टीचर्स उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे, क्या लिखा हुआ है कि इन ज़िम्मेदारों में आने वाले तलबा को मुअल्लिम किस तरह मदद फ्राहम कर सकता है, मतलब वो माजूरी अगर किसी स्टूडेंट की है तो उनकी टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो हमने उनके बारे में लिखना, ठीक हो गया। ओके, तो पहले हमारे पास आगे डिसेबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। क्या क्या डिसेबिलिटी, पहले तो बता दिए डिसेबिलिटी क्या होता है, ये चीज़ आप ये देख लो। फिर उसके बाद डिसेबिलिटीज़, कुछ कॉमन डिसेबिलिटीज़ हम उनके नेम लिखते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी लिखती है, विजुअल डिसेबिलिटी लिखती है, हियरिंग डिसेबिलिटी लिखती है, हियरिंग में तो होती है, मैंने आगे से फर्दर भी लिखती है। मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज लिखती है, लर्निंग डिसेबिलिटी लिखती है, बिकॉज ये तो होती ही है कॉमन स्टूडेंट्स में। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी के भी आगे मैंने 2-3 उसकी फर्दर टाइप्स लिखती हैं। देन ABI, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी लिखती है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया भाई कि आपने इतनी डिसेबिलिटीज लिखनी है, ये आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जितनी भी लिख लो, बट करना क्या है कि आपने पहले उस डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। आपको जैसे उन्होंने कहा है कि कौन कौन सी होती हैं, पहले आपने उसके बारे में बताना है कि ये होती है और ये क्या होता है और इसमें क्या होता है। एक चीज़ ये होगी जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बताना है,
मैंने बताया कि फिजिकल डिसेबिलिटी ये होता है, और इसमें होता है ये स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है अपनी मूवमेंट के रिलेटेड, पोस्चर से रिलेटेड, सिटिंग, स्टैंडिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनको डिफ़िकल्टी होती है। फिर फर्दर थोड़ा सा बताया एग्जाम्पल देके। उसके बाद मैंने, जैसे उन्होंने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में पूछा था कि टीचर, उस्ताद, मुअल्लिम उनको कैसे मदद फराहम कर सकते हैं, तो मैंने उनकी उसके बारे में लिखा कि हम कौन सी चीज़ें जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी अकोमोडेशन, अपनी एडॉप्शन यहाँ पे लिखी। यहाँ पे मैंने एक साइड पे लिख दिया है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, और दूसरी साइड पे टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेडिंग को कोई और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैंने एक और भी नाम इंट्रोड्यूस करके मैं आपको बताती हूँ। सो एक तरफ आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है स्टूडेंट्स की, और दूसरी तरफ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देनी है टीचर की, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि हैज़ यूनिक नीड्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेस, और हैज़ डिफिकल्टी यूजिंग चेयर टेबल इन क्लासरूम। अगर किसी बच्चे को चेयर टेबल यूज़ करने में, यूटिलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर की जिम्मेदारी है भाई कि क्रिएट अ फिजिकल एक्सेसिबल एनवायरनमेंट दैट इज नॉट मोबिलिटी लिमिटेड। ठीक हो गया। अब नीचे कुछ इसी टाइप की और भी मैंने सजेशन लिखी है, आप देख सकते हो। मैं नीचे जाती हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, अच्छा अभी इसी की चल रही है, ठीक हो गया। सजेशन इसकी तो काफ़ी हो गई, क्योंकि यार आपको पता है फिजिकल डिसेबिलिटीज में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैंने वो एक एक चीज़ तो ऑफ कोर्स अब नहीं लिखी, तो फिजिकल डिसेबिलिटी को ओवरऑल ही मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक हो गया। अब विजन है, विजन क्या होता है, ब्लाइंड और पार्शियल विजन, कुछ इस तरह का इशू होता है, तो उसके बारे में लिखा कि ये होता क्या है, स्टूडेंट्स में कैसे होता है, कोई एक एग्जाम्पल उसकी लिख दी। फिर सजेशन अब इसकी आ गई कि ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे ये देखें, ऐसे स्टूडेंट जिनको टेस्ट रीड करने में या फिर डायग्राम व्यू करने में इशू है, तो उनके लिए क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप उन बच्चों को एडिशनल टाइम दें, उनको मतलब जो भी ये मैंने चीज़ें लिखी हुई, ये सजेशन है, आप ये मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं, बल्कि करनी चाहिए टीचर्स को, ठीक है। ये आगे इसी की टाइप्स। फिर हमारे पास आ जाएगी हियरिंग डिसेबिलिटी, ऑफ कोर्स वाइल्ड डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। डीएचएस स्टूडेंट जो है वो क्या होते हैं, सुनने की सलाहियत नहीं रखते। उसमें दो तीन इसके आगे फर्दर आ जाती हैं टाइप। एक डेफ है, डिफेंड, डेफ, ब्लाइंड, हार्ड ऑफ हियरिंग। कुछ जो है वो कान की सलाहियत से महरूम होते हैं, इसमें किसी टाइप में कान के साथ आंखों की सलाहियत से भी महरूम है, ठीक है। तो ये सब सामने लिखा है मैंने। उसके बाद इसके जो हमारे पास लिखी है सजेशन, वो भी आप देखेंगे। ये देखें, वहाँ ऊपर मैंने टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा था, यहाँ पे कॉमनली सजेस्टेड अकोमोडेशन स्लैश क्लासरूम एडेप्शन। तो आप इसमें से कुछ भी पिक कर सकते हो, दोनों, मतलब ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी सजेशन आके आपको बताई है कि ये करना चाहिए, ठीक है। देन है मेंटल डिसेबिलिटीज़। फिर मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में लिखा, फिर उसकी मैंने सजेशन आपको नेक्स्ट बताई कि ये होना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में लिखा कि क्या होती है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, स्टूडेंट्स क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। फिर इसकी भी आगे बस मैंने एक दो टाइप्स बताए हैं कि स्टूडेंट्स कंपनसेट फॉर एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के ये हैं, और स्टूडेंट्स के लिए क्या अडॉप्शन होनी चाहिए, ये देखें, ठीक हो गया। ये सारे सजेशन हैं जो टीचर्स को स्टूडेंट्स के लिए करनी चाहिए। कौन से स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इस डिसेबिलिटी को फेस करते हैं। ये क्या डिसेबिलिटी है, ये सामने साफ साफ आपके लिखा है, ठीक हो गया। ये लर्निंग डिसेबिलिटी की एक टाइप है, ठीक है। तो सेकेंड है, वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी की एक टाइप है, दैट ए स्टूडेंट कंपनसेट फॉर रीडिंग डिसेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये वो डिसेबिलिटीज़ है, टू बी ऑनेस्ट, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि स्टूडेंट रीड करने में उनको इशू होता है, लिखने में इशू होता है। तो हमारी ज़ुबान में कहा जाता था कि नालायक स्टूडेंट्स हैं, इनकी बेस अच्छी नहीं बनी, ये वो। और ये चीज़ साफ स्टडी के दौरान मैंने पढ़ी है भाई, कि ये चीज़ कहना गलत है, बिकॉज ये डिसेबिलिटीज़ में कंसिडर होती है, और इनके लिए बाकायदा सजेस्ट किया गया है टीचर्स को आप इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरीके से डील करें, ठीक है। ये मैंने इसकी सारी लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास है कि स्टूडेंट कंपनसेट फॉर रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसेबिलिटी। किस तरह के स्टूडेंट्स के साथ क्या इशू होता है, वो भी मैंने लिखा, किस तरह के इनके सिम्टम्स होते हैं, क्या फेस करते हैं। उसके बाद सजेशन मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी इसकी, ये जो टेबल की फॉर्म में बना हुआ ना, इनमें सजेशन लिखी हुई है, ठीक हो गया। ऊपर जो कुछ डिसेबिलिटीज़ थी उनमें टेबल में मैंने एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एक तरफ सजेशन लिखी है, बट ये जो नीचे दो चार डिसेबिलिटीज इनमें जस्ट मैंने सजेशन में लिखी है, ठीक है। टीचर्स को ये करना चाहिए। देन है हमारे पास
डिसेबिलिटी करैक्टरिस्टिक्स, इसकी भी कुछ सजेशन मैंने लिखी है। देन हमारे पास आ जाता है एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी, मैंने बताया है वो क्या होता है, क्योंकि मुझे जल्दी से समाप्त करना है, वीडियो लंबी हो गई है। 2 ही क्वेश्चन इसीलिए मैंने रखे थे कि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने जल्दी से उसको एंड करना है। तो देखो अभी भी वीडियो इतनी लंबी हो गई है। फिर ये एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी क्या होता है उसके बारे में लिखा, इसके क्या सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस में क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं कि स्टूडेंट्स को अगर ये फेस हो तो टीचर्स को ये करना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये फेस हो टीचर्स को ये करना चाहिए, ठीक है, ये सारा है। देन हमारे पास आ जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD जिसको बोलते हैं, उसके सिम्टम्स और डिफिकल्टी स्टूडेंट्स की लिखी। फिर ये हमारे पास उसकी आ जाती है सारी की सारी सजेशन। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन एंड ठीक हो गया। ये नीचे मैंने रेफरेंस ऐड किए हैं। अच्छा यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन 2 मेंशन किया। अब ये वाली जो रेफरेंसेस है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, और नीचे जो रेफरेंसेस हैं वो हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया, ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है या फिर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया, हाँ एक्स्ट्रा तो प्रोवाइड कर दिया कि आप ज़रूरी नहीं है जितना मैंने डाटा आपको दिया आप वो सारे का सारा उठा के अपने असाइनमेंट में लिखो या फिर वो नहीं। अगर मैंने किसी के सजेशन 15 दिए तो आप वहाँ पे 5, 6, 8 इस तरह ऐड कर सकते हो, 10 भी मैक्सिमम ऐड करो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डिसेबिलिटीज़ आप ले लो 7 से 8, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने मेंशन नहीं किया कितनी डिसेबिलिटीज़ चाहिए, बस फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटीज़ आपने वहाँ पे लिखनी थी, तो वो ले लो। और जितनी सिचुएशन दी हैं उनको हाफ कर लो, और बाकी अगर किसी को किसी चीज़ को स्किप करना है स्किप कर दो, अगर किसी को इंटीग्रेट मतलब मर्ज करना है 2 चीज़ों को मर्ज भी आप कर सकते हो। बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैंने जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन थे वो आपको मैंने दे दिया। अब आगे काम करना असाइनमेंट बनाना वो तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही करोगे ना। सो ये 2 क्वेश्चन हो गए इस असाइनमेंट के, तो आगे रह गए आई थिंक 3 क्वेश्चन, तो वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, हमारी हेल्प होती है इन सब चीज़ों में। आपका तो कुछ नहीं जाता, बस सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, हमारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यार कमेंट कर दिया करो, बिकॉज ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये भी किसी मेरी बहन ने की थी, नाम अभी याद नहीं है, सो उनके कहने पे बनाई है। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, कुछ पूछना हो, कोई वीडियो मदद चाहिए हो तो काइंडली उसको मेंशन कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, फिर रीड करके इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वो भी आपके लिए बनाने की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और खुश रहें।